नमस्ते छात्रों, रश्मि की कक्षाओं में आपका स्वागत है। कक्षा 11 जीव विज्ञान, अध्याय 1 सेल, जीवन की इकाई। कोशिका जीवित चीजों की सबसे छोटी, बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, इसलिए इसे आमतौर पर जीवन के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। कोशिकाएं स्वतंत्र अस्तित्व और जीवन के आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम हैं। पौधों, जानवरों सहित सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, और वे सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से आती हैं। रॉबर्ट हुक वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार कॉर्क के एक टुकड़े में कोशिकाओं की खोज की थी। Different types of cell. मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जैसे लिवर में हेपेटोसाइट्स, किडनी में नेफ्रॉन, दिमाग में न्यूरॉन्स आदि। ऊतकों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को समूहीकृत किया जाता है। ये ऊतक विशिष्ट कार्य करते हैं। Cell theory. 1839 में श्लेडे नामक दो वैज्ञानिक जो एक जर्मन वनस्पतिशास्त्री थे, और श्वान जो एक ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी थे, ने सेल सिद्धांत की घोषणा की। सेल के आधुनिक सिद्धांत में शामिल हैं। प्रत्येक जीवित जीव कोशिकाओं से बना होता है। सेल को जीवित चीजों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। सभी कोशिकाएं विभाजन विधि द्वारा पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, और यह रुडोल्फ विर्चो द्वारा दिया गया था। सभी ऊर्जा प्रवाह कोशिकाओं के भीतर होते हैं। कोशिकाओं में वंशानुगत जानकारी होती है, जो कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका से कोशिका में पारित होती है। सभी कोशिकाओं में एक ही रासायनिक संरचना होती है। Structure of eukaryotic cells. Plasma membrane. प्लाज्मा झिल्ली एक गतिशील द्रव संरचना है, जो कोशिका की बाहरी सीमा में मौजूद है, और बाहरी वातावरण से कोशिका के आंतरिक भाग को अलग करती है। यह चुनिंदा रूप से पारगम्य है, जो केवल विशिष्ट विलेय को इसके माध्यम से पारित करने की अनुमति देता है। 1972 में जोनाथन सिंगर और गार्थ निकोलसन ने प्लाज्मा झिल्ली के द्रव मोज़ेक मॉडल का प्रस्ताव रखा। इस मॉडल के अनुसार झिल्ली एक अर्धद्रव संरचना है, जिसमें प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होते हैं, और यह लिपिड बाइलेयर झिल्ली को तरलता और लोच प्रदान करता है। बाइलेयर एम्फीपैथिक अणुओं की दो परतों से बना होता है, जिसमें ध्रुवीय सिर और नॉनपोलर पूंछ होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन लिपिड बाइलेयर को व्यवस्थित करने के लिए प्राथमिक बल हैं। प्लाज्मा झिल्ली में 3 प्रकार के लिपिड और 2 प्रकार के प्रोटीन मौजूद होते हैं। लिपिड फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टेरोल हैं, और प्रोटीन परिधीय प्रोटीन और अभिन्न प्रोटीन हैं। परिधीय प्रोटीन प्रोटीन होते हैं जो बाइलेयर के साथ शिथिल रूप से आयोजित किए जाते हैं और आसानी से हटाए जा सकते हैं, जबकि अभिन्न प्रोटीन प्रोटीन होते हैं जो लिपिड बाइलेयर में बहुत कसकर आयोजित किए जाते हैं और आसानी से हटाए नहीं जा सकते हैं। Cell wall. कोशिका भित्ति एक कठोर गैरजीवित संरचना है, जो प्लाज्मा झिल्ली को घेरती है। कोशिका भित्ति ज्यादातर पौधे और कवक कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कोशिका को आकार प्रदान करती हैं। यह यांत्रिक क्षति या संक्रमण के खिलाफ सेल की रक्षा भी करता है, और अवांछित मैक्रोमोलेक्यूल्स के प्रवेश को भी रोकता है।
सेल की दीवारें सेल टू सेल इंटरैक्शन और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। सेल की दीवार 3 भागों से बनी होती है, यानी प्राथमिक दीवार, मध्य लैमेला और माध्यमिक दीवार। प्लास्मोडेस्माटा वे कनेक्शन हैं जो पड़ोसी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म और मध्य लैमेला के बीच मौजूद हैं। Ribosomes. राइबोसोम विशेष सेल ऑर्गेनेल हैं जो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए उन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम इकाइयां आनुवंशिक जानकारी का अनुवाद करने के लिए एक साथ आती हैं जो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए में प्रोटीन में संग्रहीत होती हैं। कार्यात्मक राइबोसोम में असमान आकार के 2 सबयूनिट होते हैं, जिन्हें बड़े और छोटे सबयूनिट्स के रूप में जाना जाता है, जहां छोटे सबयूनिट एमआरएनए पढ़ते हैं और बड़े सबयूनिट्स अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आमतौर पर 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, साइटोसोलिक और ऑर्गेनेलर। प्रोकैरियोट्स में पाया जाने वाला राइबोसोम यूकेरियोट्स में 70S और 80S है, जहां S अवसादन गुणांक के लिए खड़ा है। यह केंद्रापसारक त्वरण के लिए वेग का अनुपात है, जो अवसादन दर के आधार पर कण के आकार को मापने में मदद करता है। Endoplasmic reticulum. यह सबसे बड़ा एकल झिल्ली बाध्य इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट है, जो मुख्य रूप से यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह बंद और चपटे झिल्ली बाध्य संरचनाओं के एक परस्पर नेटवर्क द्वारा बनाया जाता है, और झिल्ली संलग्न थैली को लुमेन कहा जाता है। राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ER 2 प्रकार के हो सकते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। जब राइबोसोम ER पर मौजूद होते हैं, तो यह संरचना को एक मोटा रूप देता है, इसलिए इसे खुरदरा ER के रूप में जाना जाता है। जब राइबोसोम ER झिल्ली में अनुपस्थित होते हैं, तो इसे चिकनी ER के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन जो RER की झिल्ली पर मौजूद होते हैं, सह ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया द्वारा लुमेन में प्रवेश करते हैं। अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले प्रोटीन के 5 प्रमुख संशोधन होते हैं, जो लुमेन में होते हैं। ये संशोधन हैं: कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त और प्रसंस्करण, डाइसल्फाइड बॉन्ड का गठन, उचिततः विशिष्ट प्रोटियोलिटिक क्लीवेज और मल्टीमेरिक प्रोटीन में असेंबली। SER आवश्यक लिपिड, स्टेरॉयड हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय, विषहरण और कैल्शियम विनियमन के संश्लेषण जैसे विभिन्न कार्य करता है। Golgi complex/Golgi apparatus. यह एक एकल झिल्ली बाध्य अंग है, जो एंडोमेम्ब्रेन प्रणाली का एक हिस्सा बनाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोसोल में पाया जाता है, और चपटा झिल्ली थैली से बना होता है, जिसे सिस्टर्न के रूप में जाना जाता है। एक गोल्गी स्टैक में आमतौर पर 4-8 टैंक होते हैं। प्रत्येक गोल्गी स्टैक में 2 चेहरे होते हैं, CIS फेस और ट्रांसफेस। दोनों चेहरों को क्रमशः प्रवेश चेहरा और निकास चेहरा भी कहा जाता है। गोल्गी तंत्र के मुख्य कार्यों में प्रोटीन पैकेजिंग और स्राव शामिल हैं। Fig 5. Structure of Golgi apparatus. Lysosomes. यह एक एकल झिल्ली संलग्न अंग है, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं,
जो विभिन्न बायोमोलेक्यूल्स के टूटने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों में न्यूक्लियस, प्रोटीज, लाइपेस, ग्लाइकोसिडेस, फॉस्फेट, फॉस्फोलिपेज और सल्फाटेस शामिल हैं। इष्टतम गतिविधि के लिए एंजाइम को लगभग 5.0 के pH के साथ लाइसोसोम के अंदर एक अम्लीय वातावरण की आवश्यकता होती है। लाइसोसोमल झिल्ली के अंदर एक प्रोटॉन पंप मौजूद रहता है। यह प्रोटॉन पंप ऊर्जा के स्रोत के रूप में एटीपी का उपयोग करके झिल्ली के अंदर से प्रोटॉन को स्थानांतरित करता है। लाइसोसोम इंट्रासेल्यूलर और बाह्य सामग्री दोनों के पाचन के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे मैक्रोफेज के फागोसाइटोसिस में वायरस के कणों या बैक्टीरिया को तोड़ सकते हैं। Vacuoles. द्रव से भरे पुटिकाओं को रिक्तिकाओं के रूप में जाना जाता है और ज्यादातर कोशिका के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। एक झिल्ली है जो रिक्तिका को घेरती है, जिसे टोनोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम के pH के समान लुमेन का pH भी अम्लीय है। पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पशु कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं और उनमें पानी, विघटित अकार्बनिक आयन, शर्करा, एंजाइम आदि होते हैं। यह एक अन्य प्रकार के रिक्तिका से अलग है, जिसे सिकुड़ा हुआ रिक्तिका कहा जाता है, क्योंकि वे ऑस्मोरेग्युलेशन करते हैं और सेल से अतिरिक्त पानी पंप करते हैं। उदाहरण में अमीबा में रिक्तिका शामिल है। माइटोकॉन्ड्रिया। यह सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और एरोबिक श्वसन के लिए एक साइट के रूप में जाना जाता है। उन्हें सेल का पावरहाउस कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी को सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में संश्लेषित करता है। वे डबल झिल्ली बाध्य सेल ऑर्गेनेल हैं, जिनमें गोलाकार डीएनए अणु और राइबोसोम होते हैं। बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच मौजूद अंतरिक्ष को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के रूप में जाना जाता है। आंतरिक झिल्ली संरचना जटिल है, क्योंकि यह क्रिस्टे बनाने के लिए जटिल है। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। आंतरिक झिल्ली फॉस्फोलिपिड में समृद्ध है, जिसे कार्डियोलिपिन के रूप में जाना जाता है, जो झिल्ली को विलेय के लिए अभेद्य बनाता है। आंतरिक झिल्ली में एटीपी सिंथेस या FF1 एटीपीज के रूप में जाना जाने वाला एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, और वे एटीपी अणुओं के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Plastids. वे डबल झिल्ली कोशिका अंग हैं, जो आमतौर पर शैवाल और पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, उनकी संरचना में डबल फंसे डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं। उन्हें 3 अलग-अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स में एक वर्णक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भोजन के संश्लेषण और भंडारण के लिए भी जिम्मेदार होता है। क्लोरोप्लास्ट द्रव से भरी संरचना को घेरता है, जिसे स्ट्रोमा के रूप में जाना जाता है, जिसमें थैली का एक ढेर होता है, जिसे ग्रैनम कहा जाता है। कुछ संगठित चपटे झिल्लीदार थैली हैं, जिन्हें थाइलाकोइड्स कहा जाता है। प्रत्येक दाने को फ्लैट झिल्लीदार नलिकाओं की मदद से दूसरे से जोड़ा जाता है, जिसे स्ट्रोमा लैमेला के रूप में जाना जाता है। क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड के प्रकार हैं, जो वर्णक संश्लेषण और भंडारण के लिए जिम्मेदार हैं। वे फल, फूल और उम्र बढ़ने की पत्तियों को पीले, नारंगी या लाल रंग जैसे विभिन्न रंग देते हैं।
हालांकि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड है जो आमतौर पर पौधों के अन्य एक्सपोज्ड क्षेत्रों में मौजूद होते हैं। यह स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के भंडारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे 3 अलग-अलग भागों में विभाजित किया जाता है: एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को संग्रहित करता है, इलायोप्लास्ट जो वसा में लिपिड संग्रहित करता है, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को संग्रहित करता है। Nucleus. नाभिक एक दोहरी झिल्ली संरचना है जो आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं, को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। इसमें अधिकांश आनुवंशिक सामग्री होती है जो कोशिका विभाजन के दौरान माता-पिता से संतानों में स्थानांतरित होती है। नाभिक में डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के साथ गुणसूत्रों के रूप में पैक किया जाता है। यह कोशिका के कार्य और विकास को नियंत्रित करता है। जीन डीएनए का एक टुकड़ा है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, जहां यूक्रोमैटिन एक कम कॉम्पैक्ट संरचना है और इसे एमआरएनए में स्थानांतरित किया जा सकता है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन एक कॉम्पैक्ट संरचना है और इसलिए इसे एमआरएनए में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। परमाणु झिल्ली एक डबल लेयर्ड सिस्टम है जो बड़े अणुओं के लिए अभेद्य है। बाहरी परत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ संयुक्त होती है। झिल्ली में परमाणु छिद्रों की उपस्थिति नाभिक के अंदर और बाहर विलय की गति को नियंत्रित करती है। एक पेरिन्यूक्लियर एक ऐसा स्थान है जो इन 2 परतों के बीच प्रस्तुत होता है। न्यूक्लियोलस ठोस और गोलाकार संरचना है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक के अंदर मौजूद है। यह प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम की असेंबली में शामिल है। यह कोशिका विभाजन के दौरान गायब हो जाता है और कोशिका विभाजन के बाद फिर से प्रकट होता है। Peroxisomes. पेरोक्सीसोम छोटे, झिल्ली बाध्य सेल ऑर्गेनेल हैं जो मुख्य रूप से सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो विभिन्न चयापचय गतिविधियों में मदद करते हैं। पेरोक्सीसोम का प्रमुख कार्य फैटी एसिड का टूटना है। पेरोक्सीसोम को कोशिका के चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त किया जा सकता है। पेरोक्सीसोम में पाए जाने वाले प्रोटीन मैट्रिक्स घुलनशील प्रोटीन और झिल्ली प्रोटीन होते हैं जिन्हें पेरोक्सिन के रूप में जाना जाता है। Cytoskeleton. यह साइटोप्लाज्म में प्रोटीन युक्त फिलामेंट्स के एक नेटवर्क से बना है जो कोशिकाओं को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। साइटोस्केलेटन कोशिका के आकार को बनाए रखता है और कोशिका गतिशीलता में मदद करता है। यह ऑर्गेनेल को भी व्यवस्थित करता है और सेल में विलय के आंदोलन की सुविधा प्रदान करता है। Cilia and flagella. वे बालों वाले आउटग्रोथ हैं जो जीवों की हरकत में मदद करते हैं। सिलिया छोटी संरचना है जो लगाव में मदद करती है, जबकि फ्लैगेला चाबुक के रूप में अपेक्षाकृत लंबी संरचनाएं हैं और यह जीव के आंदोलन में मदद करता है। वे एक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा कवर किए जाते हैं और लंबी धुरी के समानांतर चलने वाले कई सूक्ष्म नलिकाएं से बना एक कोर होता है। इस कोर को एक्सोनेम कहा जाता है जो 9+2 व्यवस्था दिखाता है। यहाँ 9 रेडियल रूप से व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं डबल्स के जोड़े की संख्या है और 2 सूक्ष्म नलिकाएं की केंद्रीय जोड़ी है। Centrosomes and centrioles.
सेंट्रीओल्स बेलनाकार संरचनाओं की एक जोड़ी है जो सेंट्रोसोम की रचना करती है। सेंट्रीओल्स एक दूसरे के लंबवत होते हैं और साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जहां वे सूक्ष्म नलिकाएं व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। यह ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 सममित रूप से व्यवस्थित परिधीय ट्रिपल फाइब्रिल से बना है। सेंट्रीओल के केंद्र में प्रस्तुत प्रोटीन युक्त भाग को हब कहा जाता है। यह परिधीय फाइब्रिल से स्पोक्स द्वारा जुड़ा हुआ है। सेंट्रीओल्स कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भर में धागे का नेटवर्क बनाते हैं। इसके अलावा वे फ्लैगेला का आधार भी बनाते हैं। Structure of a prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटे, एकल कोशिका वाले जीव हैं, जिनमें एक सच्चे नाभिक और झिल्ली बाध्य जीवों की कमी होती है। प्रोकैरियोट्स में मुख्य रूप से बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और पीपीएलओ शामिल हैं। यूकैरियोट्स की तुलना में प्रोकैरियोट्स बहुत छोटे और अधिक तेजी से विभाजित होते हैं। उन्हें आमतौर पर बाइनरी विखंडन और संयुग्मन द्वारा अलैंगिक रूप से विभाजित किया गया है। वे आकार और आकार में भिन्न होते हैं, लेकिन उनका मूल संगठन समान रहता है। प्रोकैरियोट्स में माइकोप्लाज्मा को छोड़कर एक कोशिका भित्ति कोशिका को घेर लेती है। बैक्टीरिया के मामले में उनमें प्लास्मिड नामक एक अतिरिक्त परिपत्र डीएनए भी होता है। उनके पास राइबोसोम को छोड़कर सभी सेल ऑर्गेनेल की कमी होती है, जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है। मोटाइल बैक्टीरियल कोशिकाओं में उनके पास एक या अधिक फ्लैगेला होता है। एक फ्लैगेलम एक चाबुक के रूप में एक लंबी संरचना है जो बुनियादी भागों से बना है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। एक पिलस संयुग्मन में बैक्टीरिया की मदद भी कर सकता है, जबकि पिली और फिम्ब्रिया सबस्ट्रेट या मेजबान से लगाव में मदद करते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.